हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पिछली साल के जो सीटेट एग्ज़ाम का पेपर 3 जनवरी को हुआ था, उसमें पेपर 1 में मैथ के जो 30 क्वेश्चन आए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उन 30 क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट लगे हैं उनका मैं आपको रिवीजन भी साथ में करवाता जाऊँगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के हर क्वेश्चन का आराम से नोट्स एक बार बना लेना, ताकि अगले में जब रिपीट होगा तो आपको 90% माल फिर से मिल जाएगा। इस तरह से आपको केवल 10% ही हर प्रीवियस पेपर से पढ़ना है, और इस तरह से आप केवल प्रीवियस पेपर पढ़ के ही सारा मैथ ख़त्म कर सकते हैं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। 30 के 30 करवाऊँगा। 15 जो उसमें वैसे क्वेश्चन आए थे कैलकुलेशन वाले, और 15 पेडागोजी सारे। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करके बताऊंगा। 30 क्वेश्चन करवाने हैं, आराम से 40-45 मिनट में हो जाएगा और आपको सब समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको ये इससे कुछ फ़ायदा मिलती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। देखिए पहला क्वेश्चन, तीन विद्यार्थियों के समूह में 3 विद्यार्थियों के नाम दिए हैं। मेरा प्रेजेंटेशन स्किल सॉरी उतना बोलने में अच्छा नहीं है, पर आपको उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, ना कि फैशन शो देखने। हरमन और फैजल 67। मैं डिस्कस करते जाऊंगा, कैलकुलेशन में नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि कैलकुलेशन करवाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। समझा के कैलकुलेशन करवाऊंगा तो 2-2 घंटे के वीडियो बनेंगे, और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। पहले भी मैंने जो 2-3 लेक्चर डाले थे उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए थे, पर उसमें होगा क्या कि कम से कम 20 घंटे के लेक्चर बनेंगे। आपके पास 20 घंटे पढ़ने का टाइम अब है नहीं। देखो सवाल ये कह रहा है कि 3 विद्यार्थी हैं, मानसी, हरमन और फैजल। इनके नंबर क्लास के पहले बिफोर इतने हैं और क्लास के बाद इतने हैं। अब ये बताओ कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन में औसत अंक कितना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर बाय ऑल 3 स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है मैथ, तो मैथ की क्लास के पहले इनका पेपर लिया गया, 67 नंबर आए 100 में, और मैथ की क्लास जब ये पढ़ लिए तब इनके 79 आए। तो मेरी क्लास करे बना अभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, तुम्हारे 30 में कुछ आएंगे नंबर, क्लास करने के बाद कुछ आएंगे नंबर। उन दोनों ही नंबरों को ऐसे दिखाया गया है और पूछा यह गया है कि तो ये बताओ कि मानसी ने कुल औसत नंबर कितने प्राप्त किए। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स अचीव्ड बाय मानसी। तो मानसी के कुल एवरेज कैसे निकालोगे, 67 + 79 डिवाइडेड बाई 67 आए हैं 100 में और 79 आए हैं 100 में। दिस इज द एवरेज टोटल मार्क्स बटे टोटल अचीव्ड मार्क्स। 9 7 16, 7 7 14, 146 बटे 200, 70। और परसेंटेज में पूछा है कि औसत में पूछा है ना, औसत में पूछा है। ओके, तो ये परसेंटेज निकाल देंगे तो 100 का गुणा भी मार दो, औसत यहाँ से भी आ जाएगा। या फिर टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 2, तुम यहाँ सीधे 2 लिख दो, तो 73 आ गए। परसेंटेज में फिर आते हो, उसके बाद 100 का गुणा करके निकालने वाला था, पर सीधा भी एक सब्जेक्ट 2 बार हुआ ना, एक बार 2 बार 2 एग्जाम दिए हैं, 2 का भाग दे दिया औसत निकालने के लिए। 4 और 6 का औसत निकालो, तो कैसे निकालोगे, 4 + 6 बटे 2, यही यहाँ कर दिया गया। इस तरह से इस सवाल में जब औसत पूछा गया है तो तुम जोड़ के सीधा आधा कर दोगे। औसत वाले सवालों में करना क्या है कि जितनी वैल्यू दी है उन सबको जोड़ दो, और टोटल वैल्यू का कितनी दी है, जैसे 8 संख्याओं का औसत निकालना है तो 8 संख्याएं जोड़ के 8 का भाग दे देने का। इस तरह से औसत निकालना होता है। दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, आराम से अपना नोट्स बनाते रहिए इस सवाल को लगाते समय।
अगला, फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है आपको मुझे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री? किन अक्षरों के समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? सममित रेखा, अब ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये सब में पूछा गया है बार बार, तुम यहीं समझ लो, इसको समझते आगे बढ़ोगे सबका। सममित रेखा का मतलब होता है एक किताब है, इधर इधर कुछ लिखा है, इधर इधर कुछ लिखा है। सममित का अर्थ होता है कि उस किताब में ऐसा एक लाइन बताओ जिसके इस तरफ वाला व्यवस्था इस तरफ वाली व्यवस्था के बराबर हो। त्रिभुज, तो ये जो लाइन है इसके इस तरफ वाला त्रिभुज इस तरफ वाले त्रिभुज के जैसा है कि नहीं है? इसको अगर मोड़ दें तो सेम पड़ेगा ना, एकदम ओवरलैप कर जाएगा ना, उसी को सममित रेखा कहते हैं। इसमें ये लाइन सममित है क्योंकि ये और ये सममित पड़ेगा, ये लाइन सममित है क्योंकि ये और ये सममित पड़ेगा, और अगर ये वर्ग भी है तो ये लाइन सममित भी हो जाएगी क्योंकि ये और ये भी एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। तो हमेशा ये देखो कि पन्ने को अगर तुम बीच से मोड़ोगे तो क्या एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक पाएगा या नहीं, उसे सममित रेखा कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि कुछ अक्षर दिए हैं, जैसे एक अक्षर है CXT, पहला ऑप्शन ये दिया है। उसने पूछा है कि ऐसे बताओ अक्षरों के समूह जिसमें इस तरह की रेखा खींचे तब भी सिमेट्री बन जाए और इस तरह की रेखा खींचें तब भी सिमेट्री बन जाए। तो देखो टी को ले लो, इस तरह की सिमेट्री खींचे, हाँ बिल्कुल सिमेट्री है। ये देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे को ढांक लेंगे कि नहीं ढांक लेंगे, पर ये है, खींच दो यहां खींच दो, यहां कहीं भी खींच दो, क्या सिमेट्री बन रही है? क्या एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले हिस्से आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन XHO, ये सिमेट्री इधर है और इधर भी है, ऊपर नीचे बराबर बराबर है, इसलिए ये लाइन तो है। अब ये सिमेट्री इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, इसीलिए दूसरा आंसर इसका सही होगा। सिमेट्री चेक करनी होती है तो लाइनें सोचो कि क्या दोनों लाइनों से काट के जो मिलेगा वो एक दूसरे को ढांकेगा या नहीं। अगला क्वेश्चन, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। Now Rakesh and Sania are discussing among each other. Rakesh is saying that the radius is double the diameter. Sania is saying the radius is half the diameter. तो ये पूछा है कि बताइए इन दोनों में सही कौन है। अब तुम लोग बताओ ये सही है या ये सही है। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, तो वही ऑप्शन लगा देना है। इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ही लेते, अभी तक मैंने कोई सूत्र नहीं बताया है भयानक की जिसके लिए तुमको पढ़ना पड़ रहा हो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। पेपर 1 की ये खासियत हो, क्वेश्चन आराम से मैथ के तुम पढ़ो, पेडागोजी के भी तुम्हारा काम चल जाएगा। पेडागोजी से संबंधित मैं अभी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा पेडागोजी के क्वेश्चंस में, उनको बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए ये वीडियो तुम लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। पूरा देखोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आधा देखोगे तो फिर मुझसे आके मत कहना कि सर हमारे नंबर कम रह गए, आपने तो पढ़ाया था ना। एक क्वेश्चन है, अरीबा फाइंड्स एंगल्स इन वेरियस इंग्लिश लेटर एंड न्यूमेरिकल डिजिट्स इन विच द फॉलोइंग ग्रुप शी विल ओनली फाइंड राइट एंगल्स। एक ऑप्शन लिख के बताता हूं मैं, वो पूछ क्या रहा है सवाल में। पहला ऑप्शन वो ये कह रहा है कि अरीबा जो है
कुछ ऐसी अंक दिए हुए हैं, दूसरा भी लिख लेता हूं। तो वो ये पूछ रही है कि अरीबा को ऐसा बताओ कि किसमें मिलेगा जिसमें 90 डिग्री तीनों में कहीं ना कहीं मिल जाए उसको। अगला हाँ हिंदी में ही पढ़ दे। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों गणती अंकों में कौन ढूंढती है? केवल समकोण किसमें मिलेगा? ओनली, केवल, ये शब्द आया इंपॉर्टेंट, ओनली राइट एंगल, केवल समकोण। तो ऐसे उसको ऑप्शन बताओ जिसमें उसे केवल समकोण मिले। क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो ये कह रही है कि जब तुम x को बनाते हो तो कितना एंगल मिलता है? 1 2 3 4। क्या ये सारे के सारे समकोण हैं? क्या ये सारे के सारे राइट एंगल हैं, 90 डिग्री हैं? तो ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें केवल 90 डिग्री ही मिल रहा हो, वो सही आंसर होगा। तो के में चलो ये 90 हो गया, पर ये 90 नहीं है। 7 में ये 90 नहीं है, ये 90 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये नहीं है, ये नहीं है, तो पहला गलत है। ये 90 90 90 90 है, ओके, बट ये 90 नहीं है, तो ये भी हटाओ। इस तरह से आप ऑप्शन को चेक करेंगे। अगला ऑप्शन और चेक करते हैं, इसका सही आंसर तुम लोग बताना पड़ेगा। H5 और E, तीसरा ऑप्शन। ये 90 90 90 90, दिस इज 90, दिस इज 90 90, दिस इज 90, ये 90, तो केवल 90 डिग्री मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है? ये चाप है, चाप में एंगल नहीं देखना है, जो दो रेखाएं मिल रही हो उनमें एंगल देखने को पूछ रही। तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के बस एक बार मेरे साथ प्रीवियस सॉल्व कर लेना, तुम लोगों का सब काम हो जाएगा। अब उसमें क्वेश्चन आया है कि किसी संख्या के गुणनफंड होते हैं, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर, या तो उससे बराबर संख्या के या फिर छोटे, बराबर या फिर बड़े, बराबर या छोटे। 4 क्वेश्चन आए, ये 4 ऑप्शन है और ये पूछा गया है कि द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, उस संख्या और रिलेशनशिप नंबर्स में, या तो यहां बराबर लाएगा या छोटा आएगा, क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। तो किसी संख्या के गुणनखंड संख्या के, अब तुम इसमें थ्योरी रट के गए होगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो तुम गणित में जब भी इस तरह का सवाल आए तो एक संख्या मान के चला करो। माना संख्या 2 और एक बड़ी मान लो 8, निकालो गुणनखंड इसके। 2 का गुणनखंड 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड क्या होता है? गुणा के जो खंड हो उसके। तुम इसमें देख पा रहे होगे कि या तो बराबर हैं या छोटे हैं, बट एक को गुणनखंड माना नहीं जाता है, तो हमेशा छोटे ही मिलेगी कि नहीं मिलेंगे? यहाँ 8 है तो यहाँ 9 गुणनखंड चाहिए थे। अगर हमको ये मानना था, छोटे मिल रहे हैं, ओके, अभी बड़े तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, तो आंसर क्या आएगा? ये। पर अगर संख्या ही 1 हो तो एक गुणनखंड आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? पहला। अगर 2 से देखो तो चौथा आंसर हो जाता, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 ही आता, 2। बट अगर 1 है संख्या तब क्या करोगे? तो एक छोटी संख्या लेने का अगर इस तरह के सवाल है, और एक बड़ी संख्या उठा लेने का, तो ऑप्शन आएगा या तो बराबर होंगे या कम होंगे। गणित के सवाल जिस गति से मैं बता रहा हूं पेपर में, उसी गति से तुम्हें लगाने पड़ेंगे। समझते जाओ, पॉज करो, बार बार देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक भी लाइन छोड़ूंगा नहीं, तुम बस सुनो ध्यान से। अगला देखो, एक डेट दी है
25 सितंबर 2021 और एक डेट है 5 दिसंबर 1995। क्वेश्चन ये है कि एक वेणु, ठीक है, वेणु नाम का व्यक्ति है। वेणु की जन्म तिथि 5 दिसंबर 1995 है। वेणु की डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1995 है। तो 25 सितंबर 2021 को वो कितने साल का होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस दिन पैदा हुआ है तो इस दिन एज बताओ। कई लोग होंगे जो वो बताएंगे कि जोड़ते चले जाओ एक एक करके, इतना बुद्धि नहीं लगानी है। 5 दिसंबर 1995 को अगर वो पैदा हुआ है तो 5 दिसंबर 2021 को वो कितने साल का होगा? 26 साल का। ये तो निकाल सकते हो ना, इससे घटा के 26 साल का हुआ। अगर 5 दिसंबर को 26 साल का है तो 25 सितंबर को कितने साल का होगा? 5 दिसंबर से 5 नवंबर तो 25 साल, 11 महीना। एक महीने पहले क्या हो? 26 साल के तुम आज हो तो एक महीना पहले तुम 25 साल 11 महीने के थे। 2 महीने पहले 25 साल 10 महीना। 25 अक्टूबर की बात बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, 5 अक्टूबर की बात। 5 दिसंबर 2021 26, तो 5 अक्टूबर 2 महीने पहले वो 25 साल 10 महीने का है। तो 25 सितंबर को कितना होगा? जब 5 अक्टूबर को इतना है तो 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कितना होता है? 10-11 दिन होगा। 11 दिन मान लो, तो 10 महीने में 11 दिन और कम कर दो। 25 साल 9 महीने, 30 में 11 घटाओ, 20 दिन मान लो, 20-19 दिन। तो ये आंसर आएगा। उल्टा चले हम, अगर हम ऐसे जोड़ते फिरते तो परेशान हो जाते। यही आंसर भी दिया है कि लगभग 25 वर्ष और 9 सही 1/2 महीने। अगला सवाल है कि 5 व्यक्तियों की लंबाइयां दी हैं, 5 लोगों की लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है और टोटल पूछा है, तो जोड़ देना। इसको मैं नहीं लगवाने वाला, जस्ट ऐड देम। जोड़ना अब मैं नहीं सिखा सकता इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल सही समझ में। 70 ये एक नंबर दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड रामानुजम नंबर। इसको रामानुजम संख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2 संख्याएं हैं, सॉरी 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके क्यूब को जोड़ दें तो ये मिलता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वो ये बोल रहा है कि 1729 को ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसे लिखा जा सकता है। और चूंकि ऐसे 2 पेयर बने हैं, जनरली जैसे आप एक मान लो कि इसे जैसे 9 है तो 9 को 1 का घात 3 प्लस 2 का घात 3 लिखते हो, लेकिन 1 और 2 की जगह ऐसी कोई संख्या तुम नहीं ढूंढ सकते जिसका घात 3 करो और जोड़ दो तो भी 9 आ जाए। पर 1729 में ऐसे 2 पेयर हैं, तो वो A, B, C, D के मान पूछ रहा है तुमसे। अब इमेजिन करो कैसे लगाना है। इसके बराबर 1729, इसके बराबर 1729, सॉल्व करो। नहीं, इतना बेफालतू में कुछ नहीं करना है। तुम सीधे उठाओ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1,12 और 9,8 कर दो सीधे। 1 घात 3 12 घात 3 कितना होता है? 1 + 1728। तो 1729 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगला 9 का घात 3 प्लस 8 का घात 3,
9 का घात 3 729, हाँ। तो अगर 8 का घात 3 512 है तो ऑब्वियसली 1729 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 1729 में 1000 का अंतर है। तो अगर यहाँ 10 का घात 3 होता तो ओके था, पर 8 का घात 3 512 है तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। समीकरण सॉल्व करने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। अगला 1,12 और 10,9, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो 1 घात 3 प्लस 12 घात 3, तो पिछली बार भी देखे 1729 आ रहा है। अब आओ इधर 9 घात 3 प्लस 10 घात 3 729 प्लस 1000 1729, ये भी आ गया। तो इसका मतलब यही आंसर सही होगा। सवाल पढ़ते जाओ, काम करते जाओ। अगला 3 दोस्त हैं, उनके पास हैं 3 मोबाइल। तीनों पे आते हैं मैसेज। एक पे मैसेज आता है 20 मिनट बाद, एक पे 30 मिनट बाद और एक पे 45 मिनट बाद। और ये पूछा है कि अगर उन्हें एक टाइम एक साथ मैसेज आया है, मान लो 12 बजे आया है, तो अगली बार कितने पे आएगा सेम मैसेज, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा एलसीएम निकाल के। एलसीएम का लेक्चर मैंने डाल रखा है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें तुम ऑप्शन देख के करोगे तो सुख में रहोगे। पहला ऑप्शन है 1.5, फिर अगला 2, फिर 2.5 और फिर 3। मिनट में बदल लो तो 1.5 घंटे बराबर 90 मिनट, 2 घंटे बराबर 120 मिनट, 2.5 घंटे बराबर 150 मिनट और 3 घंटे बराबर 180 मिनट। लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम क्यों निकालना है। ऐसे जब क्वेश्चन आए कि एक साथ कब होगा, तो तुम्हारा तरीका ये होना चाहिए कि इन 4 ऑप्शनों में वो कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, और उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो आंसर होगा। लघुत्तम समापवर्त्य लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 20 का भाग 90 में जा रहा है, नहीं। 20 का भाग 120 में जा रहा है, हाँ। 150 में जा रहा है, नहीं। 180 में जा रहा है, हाँ। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए सीधे सीधे, क्योंकि तीनों का भाग जाना चाहिए। अब तुम इनका लासा निकालने बैठोगे तो उसकी प्रक्रिया तो स्टैंडर्ड है, पीडीएफ में पढ़ लेना, मैंने भी डाली हुई है। पर तुम पेपर में ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत देर लगेगा, तो तुम सीधे भाग दे के देख लो। अब ये केवल 2 बचे। 45 का भाग 120 में जा रहा है, नहीं, तो ये भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचा सही, आगे बढ़ो। लासा का मतलब होता है कि जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो तुम्हें संख्याएं दी हैं, जो नंबर्स दिए हैं, उनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब कुछ तुम्हें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताओ, सबसे छोटा फ्रैक्शन बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, ये पूछा है। किसी भी भिन्न को तुमसे जब कंपेयर करने को पूछा जाए तो उसको डेसिमल में, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो सबको दशमलव में बदल लो, डेसिमल में चेंज कर लो, या सबका डिनोमिनेटर, सबका हर, सबके बटे के नीचे की संख्या बराबर कर दो। अब बराबर करने जाओगे तो इन सबका लासा लो, फिर गुणा करो, उतने में प्राण निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 0.75, 7.7 8 7 56, 40, 7 7 35, 0.5, 0.66, 0.80 और 0.50, 48,
20 37 18। तो ऑब्वियसली सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, तो ये आंसर हो गए तुम्हारे। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों दिए हैं उनको लगा दो, आगे बढ़ो। अगला एक पैटर्न दिया है और पैटर्न के अंत में तुमसे क्या नंबर आएगा वो पूछा है। पैटर्न है 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16 और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। और अब आखिरी संख्या पूछी है 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 बराबर कितना होगा, ये पूछा है। ये चार चीजें दी हैं और ये पूछी है, तो वो तुम्हें ये दिखाना चाह रहा है। एक तो सरल तरीका है, सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको एक्चुअल में जोड़ोगे तो भी 4 ही आ रहा है, इसको एक्चुअल में जोड़ोगे तो 9 ही आ रहा है। तो इन सबको जोड़ दो, घबराओ नहीं थी। ये क्या है कि तुम्हें इसी से एक संबंध, एक रिलेशन पता करना और सवाल लगाना, ना ना ना, इनको जोड़ दो नॉर्मल तरीके से, जैसे जोड़ा जाता है, आंसर आ जाएगा। तरीका वो जल्दी लगाना है, लेकिन तो ऐसे होगा कि ये है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला आएगा 6 का वर्ग 11 जोड़ोगे जब, अगर उसके बाद आएगा 7 का वर्ग जब 13 जोड़ोगे, उसके बाद आएगा 8 का वर्ग जब 15 जोड़ोगे, और फिर आएगा 9 का वर्ग जब 17 जोड़ोगे। तो आंसर होगा 9 का वर्ग बराबर 81। तो पैटर्न से करना है तो ऐसे दिमाग लगाओ, नहीं पर समझ में आया दिमाग तो सीधा जोड़ देना, 81 तक जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। अगला अब दिया क्या है देखो, हम लोग स्टेशनरी दुकान पे जाते हैं तो पेंसिल, रबड़, कटर सब चीजें लेते हैं, उसी की एक टेबल दी हुई है कि 1 पैकेट पेंसिल का प्राइस है 22 रुपये, 1 पैकेट पेन या कलम का प्राइस है 37.5 रुपये, रबड़ का दाम 3.5 रुपये, शार्पनर यानी कटर, जिसको हम लोग कटर बोलते हैं ना, जनरली मैं कटर ही लिख रहा हूँ, 4.5 रुपये, पेन, अच्छा कागज का एक पैकेट, कॉपी मान लो, कॉपी दिया है तुमको, एक 48 रुपए की एक कॉपी है, और एक रूलर, एक पटरी, एक रूलर, एक पटरी का दाम है 10 रुपए। ये तुमको टेबल एक दी हुई है, पूछा है कि 1 पैकेट पेंसिल लिया प्लस 2 पैकेट कलम लिया, 3 रबड़ खरीदी, एक तुम्हारा कटर लिया और कागज की 2 कापियां खरीदी और एक पटरी खरीद ली, कितना रुपया लगा? तो 1 पैकेट का दाम 22 है तो 22 लिखो, 1 पैकेट पेन 37.5 का है, 2 खरीदे हैं तो इसके में 2 का गुणा कर दो भाई, 1 पेन की कीमत 10 रुपये है तो 2 पेन की कीमत 20 रुपये होगी, 2 का गुणा कर दिए, तो 37.5 में 2 का गुणा, ठीक है, 37.5 35 दूनी 70 और 75,
75। 3 रबड़ खरीदी तो 3.5 में 3 का गुणा, 35 दिया 105, 10.5। 1 कटर खरीदा है 1, तो 4.5 रुपये जोड़ो। कॉपी 2 खरीदी, 48 दूनी 96, और 1 पटरी खरीद ली है 10 रुपये। तुमको इसका मान निकालना है तो नॉर्मल जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तुम्हें कुछ खास ज़्यादा करना नहीं है उसमें। अगला सवाल, प्रीवियस ईयर जो खरीदे होगे तुम लोग, उसको खोल के सॉल्व कर लेना मेरे साथ ही, या फिर ये लेक्चर देखने के बाद खुद से, तो तुम्हारा पूरा काम टन हो जाएगा। इसी एक लेक्चर से कम 50% कॉन्सेप्ट, 50% व्यवस्था तुम्हारी क्लियर हो जाएगी जोड़ने घटाने से संबंधित। केवल कुछ फॉर्मूलाज बचेंगे, वो पीडीएफ से मिल ही गए हैं तुमको टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम से जिसने नहीं लिया उसको उसकी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है। ओके, अब पूछा है कि इसमें शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा ये बताओ। तो भाग देके देख लेना, जितना रिमाइंडर आए बात खत्म हो जाएगी। हाँ, 9 बार जाएगा पहले तो, जैसे तो 909 हो जाएगा, 2 9 921, ठीक है। 9 बार जाएगा पहले, ठीक है, तो 921 आया, फिर 9 बार जाएगा, 909, 2 1 12, बात खत्म हो गई। आंसर आपका 12 आ गया रिमाइंडर। केवल नॉर्मल गुणा भाग है, उसमें थोड़ी दिमाग लगाना है। देखो 4 संख्याएं दी हैं, 1600, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 3600, ऑप्शन 3 6400, ऑप्शन 4 44। 16, 20 और 24। तुमसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर, जो एक पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट, प्रॉपर, कंप्लीट या होल स्क्वायर है, और इन तीनों से डिवाइड भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों से डिवाइड होता है, ये कॉन्सेप्ट तो है ही। तो पहले डिवाइड करके देख लो ना। 16 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 16 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। 16 का भाग इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है। ओके, 16 का भाग इसमें जा रहा है। 16 दूनी 32, 40, 16 दूनी 32, 8, 16 इसमें भी जा रहा है। 16 का भाग इन चारों में जा रहा है भाई। 20 का भाग इन चारों में जाएगा। 24 का भाग डिफरेंट है। 24 का भाग 1600 में नहीं जाएगा, 6400 में नहीं जाएगा। तुम चेक कर लेना आराम से भाग देके। तो ये 2 हटाओ, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है कि वह संख्या बताओ जो छोटी हो और पूर्ण वर्ग हो। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 3600। हो गया आंसर, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं देखना है होल स्क्वायर क्या है और न्यूनतम है तो इसका एलसीएम या लासा लेके भाग, कुछ नहीं करना है। तीनों का भाग देके देख लो, जो संख्या बचेगी काम हो जाएगा। सीटेट के सवालों का ये सबसे बड़ा फंडा है कि सवाल सुनने में बड़े लगेंगे, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, काम हो जाएगा। अगला सवाल, सात 8 6 3 6 4 में जो 2 6 हैं, इनके स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। क्या पूछा है? स्थानीय मान, उनका गुणनफल बताओ। स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है? पहले से यहां से लो, इसमें गुणा 1 कर दो तो 4 आएगा, इसमें यहां से गुणा 10 कर दो तो 60 आए, इसमें गुणित 100
तो 300 आएगा, गुणित 1000 तो 6000 आएगा, ऐसे ही गुणित 10,000 और फिर 1 लाख करते चले जाओ, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, 9 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। तो स्थानीय मान कितना आया? ये पूछा क्या है? गुणनफल 60 गुणित 6000, 1 2 3 4, 3,60,000। तीसरा ऑप्शन दिया है, हो गया आंसर। स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं किसी भी संख्या में। स्थानीय मानों का योगफल पूछा जाए, भाग पूछा जाए, सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। तुम स्थानीय मान निकालना समझो और वहां से आंसर हो जाएगा। अभी हुआ क्या है, इसके 15 क्वेश्चन गए हैं अब 15 पेडागोजी के होंगे। तो अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना नहीं, अब लिखूंगा भी नहीं, अब आपको सुनना है। सुनी हुई बात बहुत अच्छे से याद रह जाती है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, अब आपको टाइम लगेगा दोनों लोगों को सुनने, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि एक मैथ की टीचर हैं, उन्होंने अपनी क्लास में क्वेश्चन पूछा है कि 4 अंक दिए हैं, 7 8 4 और 6। इनको लो, इनसे एक सबसे छोटी संख्या बनाओ 4 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या बनाओ 4 अंकों की, एक बार में एक ही अंक का यूज करके। ठीक है, तो लड़कों ने अपनी संख्या बनाई, पहले 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 8 लिखा सबसे बड़ी, फिर फिर उसके बाद 8 7 6 4, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लड़कों ने बना ली। अब जो टीचर मैडम थी उनने पूछा कि ये जो 2 संख्याएं तुमने बनाई हैं, तुमने ये बनाई कैसे? जिस तरीके से तुमने बनाई है ना उसको मुझे समझाओ। पेडागोजी में ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि मैडम ने ये क्यों कहा कि मुझे समझाओ? पहला ऑप्शन, क्योंकि मैडम चाहती हैं कि बच्चे जो है अपने आंसर को चेक करें और अपना टाइम बच जाएगा, हमको दिमाग नहीं लगाना, बच्चों को काम दे दिया है। दूसरा ऑप्शन, क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा, हर बच्चे को काम दे दें तो वो बातें आते नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन, मैडम ये समझना चाहती हैं कि बच्चे सॉल्व करते समय सोच क्या रहे हैं। चौथा ऑप्शन, मैडम जो है बच्चों को कंफ्यूज कर रही हैं, उन्हें भ्रमित कर रही हैं ताकि उनका सवाल वो दोबारा लगाने लगे। मैंने अभी आपको 4 लाइनें बोली। पहला, टाइम बर्बाद करना, दूसरा डिसिप्लिन बनाना, तीसरा दिमाग समझना और चौथा कंफ्यूज करना। तो ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन जो है दिमाग चेक करना, वही आंसर होगा। इसमें पेडागोजी के कोई लेक्चर जरूरी नहीं है, दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? दिमाग खोल के पेडागोजी पढ़नी है मैथ और लैंग्वेजेस में। सीडीपी की पेडागोजी में कठिन होती है तो उसके लेक्चर डले हुए वो देख लेना, लेकिन मैथ में मैंने जैसे भी बोल के कुछ तो अंदाजा लगा होगा ना तुमको कि एक आदर्श टीचर, पेडागोजी का एक बहुत सरल नियम सुन लो, टीचर हमेशा आदर्श होगा और उदारवादी यानी लिबरल होगा। इसका मतलब ये है कि जो टैग वर्ड होता है ना, केवल या बिल्कुल या सिर्फ, जो श्योरिटी वाली व्यवस्था है, समझे, या बहुत या सबसे ज्यादा, ये नहीं, ये सुपरलेटिव वाली व्यवस्था नहीं। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ना 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 ना, हम आपसे प्रेम करते हैं, नॉर्मल बात। तो टीचर हमेशा नॉर्मल रहेगा और बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। पेडागोजी में जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये 2 चीजें अपने भेजे में डाल लेना। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से, कि 4 चीजें दी हैं, पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप। 4 ऑप्शन दिए हैं। पेडागोजी तो बेटा देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं बोल के ही पढ़ा पाऊंगा, लिखूंगा आप तो बहुत टाइम जाएगा। तो तुम लोग मुझसे जब प्रीवियस पेपर पढ़ो तो अपने पास प्रीवियस पेपर रख के बैठना,
अभी इतना पैसा मेरे पास है नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीद पाऊँ, तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, तीसरा एंड टर्म एग्जामिनेशन सत्रांत परीक्षा, और चौथा फील्ड ट्रिप या क्षेत्र भ्रमण। तुम एक बात बताओ, तुम इन 4 चीज़ों को अभी सुने मेरे मुंह से, सबसे ज़्यादा सीखोगे किससे? अगर तुमको रचनात्मक अभिलेख, अगर रचनात्मक मूल्यांकन चाहिए, खुला मूल्यांकन चाहिए, एकदम फिक्स मूल्यांकन नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली जो पहला है पोर्टफोलियो, उससे भी ऐसा नहीं, उसमें तो फिक्स लाइनें लिखी होती हैं। रिकॉर्ड में भी फिक्स लाइनें लिखी होती हैं। एंड टर्म एग्जामिनेशन, उसमें भी फिक्स क्वेश्चन होके फिक्स आंसर देने होते हैं। फील्ड ट्रिप थोड़ी फिक्स होती है। तुम अगर किसी खेत में भेजे गए हो तो तुम क्या सीखोगे, हमको क्या पता, फिर तुम अपने हिसाब से बताओगे। तो आंसर इसका फील्ड ट्रिप होगा। अब अगला क्वेश्चन पहले हिंदी में पढ़ो, समझाता हूँ फिर इंग्लिश में। एक गणित के टीचर हैं, वो अपने बच्चों के सामने ये क्वेश्चन लिखते हैं। एक न्यूज़पेपर में 12 पन्ने आते हैं, टोटल 10,000 न्यूज़पेपर छपते हैं, कितने कुल कितने पन्ने छपे? तो ऑब्वियसली गुणा कर देंगे। तो एक छात्र आंसर देता है, सर लगभग 1.25 लाख से लगभग 1,30,000, 1,25,000 से 1,30,000 के बीच पन्ने हो रहे हैं सर। तो अब ये बताओ कि शिक्षक क्या करे? पहला ऑप्शन, शिक्षक को छात्र ने जो फिक्स आंसर नहीं दिया ना, उसने एक रेंज बता दी, सर 1,25,000 से 1,30,000। तो छात्र को उसको तो टीचर जो है ना, टीचर को उसको डांटना चाहिए, तुमने सही आंसर क्यों नहीं दिया, फिक्स क्यों नहीं दिया। दूसरा, शिक्षक को कहना चाहिए बहुत सही, अनुमान ठीक लगाया है तुमने, अब आगे प्रयास करो। तीसरा, उसकी बात ही मत सुनो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी सुनने की, वो फिक्स आंसर नहीं दे रहा। और चौथा, उसको ये बताओ कि केवल और केवल फिक्स आंसर देना है, जब भी मैंने लिखा था केवल फिक्स आंसर देना है क्योंकि वही सही है। तो ऑब्वियसली जिसमें वो ये कह रहा है ना कि जिसमें तुमने एक अनुमान सही लगाया है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही निकाला है, तो ये तुम्हारा आंसर सही है, तो वो ऑप्शन सही होगा। दिमाग खोल के बैठना, बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। इसीलिए पहले ऑप्शन में जो लिखा है ना, हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, वो कभी नहीं कर सकता। आप अपने स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों को कम से कम 1 महीने से समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आज तक डिस्करेज नहीं किया है ना, इसीलिए नहीं किया है। अगला, एनसीएफ से संबंधित एक क्वेश्चन आया है कि जो मैथ की टीचिंग है, मैथ की लर्निंग है, उसके संबंध में क्लास का एटमॉस्फेयर, क्लास का पर्यावरण, वातावरण कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित 4 लाइनें हैं और सही क्वेश्चन ऑप्शन चुनना है। पहला, छात्र समूहों में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, और जो एक्चुअल जीवन में, असली जिंदगी में जो चीज हो रहा है उसका यूज करके, उसका उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, छात्र किताब उठाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन दिए वो केवल उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, छात्र केवल ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसकी नकल कर रहे हैं। तो अभी तक केवल पहला सही है, जिसमें छात्र दुनिया की चीज़ों को देख के ग्रुप में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। आखिरी ऑप्शन है कि छात्र की जो टीचर है वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, और उसके बाद वो उसको और उसके में देखता है टीचर की जो गलती हो रही है बच्चों से उसको सुधारा कैसे जाए। तो ये भी सही है। तो इस तरह से पहला और आखिरी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ऑप्शन में दिया भी है। एक अगला क्वेश्चन है, एक प्राइमरी स्कूल का मैथ का टीचर है, वो चाहता है कि बच्चे केवल किताब ना पढ़ें, बच्चे जो है बच्चे जो हमारी डेली लाइफ में भी जो मैथ है कि एक मसाले की पुड़िया लेने चले गए तो 10 मसाले की पुड़ियाँ कितने की मिलेंगी टाइप, तो जो आम जिंदगी की व्यवस्था है उसमें भी डेटा लें, उसको भी आंकड़े, उसकी भी गणित को समझें और उनका यूज और उनसे संबंधित सवालों को लगाने का प्रयास ज़्यादा करें। एक टीचर ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो यार
खेत की नाप ले लें, उसका क्षेत्रफल निकालना सीख जाएं जो उनको अपने यहाँ है, या जिस सड़क से वो आते हैं उस सड़क का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएं, तो रोज़मर्रा में गणित लगाना सीख जाएं। तो वो करे क्या, वो टीचर क्या करे ये चीज़ हो जाए। तो पहला ऑप्शन है केवल टेक्स्ट बुक पढ़ाओ, गलत, ऑब्वियसली गलत। दूसरा, न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें एक आध टेबलें दी हों, जैसे किसी आर्टिकल में किसी खबर के नीचे कुछ टेबलें छपी हों कि कल इसमें 20 लोग मारे गए और पिछली हफ्ते 10 लोग मारे गए थे, तो अब टोटल 30 लोग मर चुके हैं। या फिर रेल की समय सारणी उठा लो कि अब रेल इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, उससे पढ़ाओ बच्चों को। तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये रोज़मर्रा से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन, आंकड़ों को कैसे कैसे बना सकते हो, ग्राफ के तौर पे, पाई चार्ट के तौर पे, ये बताना। तो ऑब्वियसली ये रोज़मर्रा से इसका क्या मतलब, तो ये भी गलत है। और आखिरी, इन सब को जो ये बताए मैंने आंकड़ों के ग्राफ, आप इनको और अच्छे से पढ़ाना, तो ये भी गलत है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा ऑप्शन मैंने कहा था सही है, वही सही होगा। अगला, प्राइमरी स्कूल के आदमी को तुम्हें अगर भिन्न पढ़ानी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें फ्रैक्शन समझाना है, उन्हें भिन्न पढ़वानी है, तो क्या करोगे। पहला ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड पे जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ P/Q लिखोगे और लिख दोगे Q ≠ = 0 और बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे नहीं समझेंगे प्राइमरी स्कूल के, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, भिन्न का उदाहरण लिखोगे 2/3 और संख्या रेखा पे 1, 2, 3 के बीच में और 0, संख्या रेखा पे 2/3 दिखाओगे, उससे बच्चे भिन्न समझ जाएंगे। बच्चे तब भी नहीं समझेंगे, प्राइमरी स्कूल के हैं, तो ये भी हटाओ। अगला, एक वृत्त बनाओगे और उसको बोलोगे 1/1 और फिर उसको आधा करोगे तो फिर 1/2 लिखोगे और ऐसे करके पढ़ाओगे। यही सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक कोई पैडागोजी का मैंने रूल नहीं बताया आपको, जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ केवल, और उसके बाद एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ रहा हूँ। मैथ की पैडागोजी इतनी सरल होती है, आपको बस दिमाग खोल के पढ़ना है। हैवी वर्ड, केवल, सिर्फ, एकमात्र, इनका यूज नहीं करना है, और बच्चों का सब काम सही बोलना है कि बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं तो सही, बच्चे तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो भी बच्चे सही हैं। तुम शिक्षक हो, तुम टीचर हो, तुम देखो क्या दिक्कत है। बच्चे के ऊपर कुछ नहीं डालना है। अगला, गणित की देखो अपनी खुद की भाषा होती है, 2+2, 3+4, जो छात्रों की, जो स्टूडेंट्स की आम भाषा से नहीं होती। हम जीवन में बहुत कम बोलते हैं ना कि यार 5 में 3 का भाग देके 4 का गुणा कर दिया, ये हम लोगों की नॉर्मल बातों में नहीं आता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर ये सब बच्चों को पढ़ाना है, 5+2 - 3, तो पढ़ाओगे कैसे, नॉर्मल बातों में तो आता नहीं। तो उसके 4 ऑप्शन देखो। पहला, शिक्षक को विद्यार्थियों की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए। मतलब गणित में यार जो जो टर्म आते हैं ना, गुणा, भाग, जोड़, उन्हें रटवाओ। चिन्हों को स्मरण कराना, गुणा का साइन प्लस, घटाने का माइनस, ये भी रटवाओ। रटवाना नहीं है, NCF साफ बोल रखी, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, गणितीय की जो समस्याएं हैं उनको बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ दो। जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं उनको बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ दो। तो ऑब्वियसली यही करना है, सही हो गया आंसर। बच्चे की गणित को सुधारने के लिए ज़िंदगी का सहारा लो, तो ये सही हो गया ऑप्शन। ये एक बार सही हो गया तो बाकी पढ़ना नहीं है, तेल लगाए। मैं जानबूझ के चारों ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़वाता हूँ, वरना तुम लोग पेपर में भी तब भी चारों पढ़ोगे और टाइम बर्बाद करोगे। अब एक क्वेश्चन आया, कक्षा 5 की एक लड़की है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये 2 डायमेंशनल होते हैं जो पेपर में बनते हैं।
इनको वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की, जैसे आयत में 4 लाइनें हैं, त्रिभुज में 3 लाइनें हैं, वृत्त में कोई लाइन नहीं है, इस तरह से बांट रही है। तो ये बताओ वैन हेले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा किस स्तर पे है? पहला है विश्लेषण, दूसरा स्वयं सिद्ध, तीसरा पहचानना और चौथा निगमन। तो ऑब्वियसली विश्लेषण में क्या होता है, मैंने बताया था विश्लेषणात्मक विधि कि जो चीज़ हो उसकी प्रॉपर्टी को समझो। तो ऑप्शन 1 विश्लेषण। वैन हेले का सिद्धांत हम आपको भी आगे चल के एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 2 मिनट का लेक्चर बनेगा, उस पर तुम्हारा काम हो जाएगा उतने भर में। तो अभी तक क्या हो गया, एक तुम्हें वैन हेले पढ़ाना है, अलग से। समीना 9 बजने में 10 मिनट पे सो जाती है, यानी कि 8:50 पे सबीना सो जाती है। एक और लड़की है, वो सबीना के 20 मिनट बाद सोती है। तो बताओ दूसरी लड़की कितने बजे सोती है? तुम 9 बजे सोए, मैं तुमसे 1 घंटे बाद सोया, तो कितने बजे सोया, ये पूछा है। तो उत्तर आंसर दे दिया उसने, ठीक है। बच्चे से पूछा है तो उसने आंसर क्या दिया कि सर लड़की 20 मिनट बाद सोने जा रही है, हाँ तो 20 बजे सोएगी। तुम 9 बजे सोए, मैं तुमसे 1 घंटे बाद सोया, तो मैं कितने बजे सोया? सर 1 बजे। क्यों? सर वो 1 घंटे बाद सोया ना, तो 1 ही बजे सोएगा ना। ये बच्चे ने आंसर दिया है। तो ये बताओ न्यूमैन के अनुसार न्यूमैन, ये गलती है ना, गलत आंसर दिया ना उसने। तो न्यूमैन के अनुसार कौन सी गलती किया? पहला, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अर्थबोध की त्रुटि कहते हैं उसको। दूसरा, वो क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया, लिख के दिया ना उसको, पढ़ने की त्रुटि। तीसरा, प्रक्रिया कौशल की त्रुटि। चौथा, लापरवाही की त्रुटि। तीसरा है प्रक्रिया कौशल, उसको जुड़ना नहीं आया, कुल टाइम में कितने टाइम बाद सोए हो वो जुड़ना नहीं आया उसको। तो ऑब्वियसली यही आंसर सही है, तीसरा। अगला, एनसीएफ कहता है, एनसीएफ में वैसे भी क्वेश्चन, एनसीएफ का लेक्चर डाल भी चुका हूं, और तुम लोगों को एक एक सब्जेक्ट के प्रति जो एनसीएफ है वो पीडीएफ से मिल जाएगा। उसको अभी पढ़ाने का टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना तुम लोग पीडीएफ से पढ़ के तैयार रखो। एनसीएफ कहता है कि स्कूल में जो गणित पढ़ाओगे वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि बैठ के लिख रहे हैं, ना, कुछ एक्टिविटी करवाओ, मैच खिलवाओ और फिर उनसे कहो कि अब रन जोड़ते जाना जैसे जैसे रन बने क्रिकेट में। तो होगा क्या इससे फायदा क्या है एक्टिविटी करवाने से? तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, इससे बच्चों को पैसा कमाने में आराम मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, तो पहला सही है। दूसरा, यह बच्चों को गणित में जो एक्चुअल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी उनको सॉल्व करने में मदद करेगा, वो भी करेगा, बिल्कुल सही है। तीसरा, ये गणित में अमूर्त संकल्पनाओं, अमूर्त का मतलब होता है जो बंद ना हो, फिक्स ना हो, उनको समझने के लिए एक्चुअल अनुभव उपलब्ध कराता है। और चौथा, कि ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। तो मनोरंजन के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चों, मनोरंजन करते हुए पढ़ाते हैं, पर मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तो ये गलत है, तो डी गलत है। तो जिसमें डी हो उसको उड़ाओ। तो तीसरे ऑप्शन में केवल डी लिखा है वो हटाओ, चौथे ऑप्शन में ए और डी लिखा है ये भी हटाओ। तो पहले और दूसरे ऑप्शन बचे हैं, दोनों ही ऑप्शनों में लिखा है, पहला ऑप्शन है बी कॉमा सी और चौथा है ए कॉमा सी। तो सी तो सही है ही, तो सी पे तो सोचना ही नहीं है। तो पहला और दूसरा सोचना है कि उन दोनों में सही कौन सा है ज़्यादा। पहला था पैसा कमाने में मदद करनी है, और दूसरा है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में मदद करनी है। तो पैसा कमाने में मदद करने को तुम उतना सही नहीं मानोगे कि केवल पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हो, दिमाग खोलने के लिए पढ़ा रहे हो। तो ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। अगला, कुछ बच्चे हैं जो गणितीय
दुश्चिंतता से ग्रसित हैं। ये शब्द कठिन है कि नहीं है, पर पेपर में भी ऐसे ही लिखे मिलेगा। इसकी इंग्लिश है मैथमेटिकल एंजाइटी। गणित से डर लगता है बेसिकली कई बच्चों को। तो गणित से जो डर लगता है, तुम उनको एग्जाम कैसे लोगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन, यानी जो फिक्स एक क्राइटेरिया होता है ना, 100 में 30 पास वाले, 100 में 30 पास होते हैं, 100 नंबर का पेपर है, जिसके 30 से ज़्यादा वो पास है। या तो ये तरीका अपनाओ, उसको मानक संदर्भित आकलन कहते हैं। ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ अभी भी समझाते जा रहा हूँ ना, ये सुनते जाना। बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक देख रहे भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग तो पहले 2 मिनट में ही चले गए होंगे। दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं। सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं मतलब होता है कि पढ़ने के साथ जो एक्टिविटी होती हैं वो करवाओ। तीसरा योगात्मक आकलन करवाओ, त्रैमासिक परीक्षा में इतने, अर्धवार्षिक में इतने जोड़ दिए। और चौथा रचनात्मक आकलन करवाओ। रचनात्मक मतलब उनसे पूछो कि बेटा गणित के बारे में जो भी जानते हो बताओ, तुम बताओ जो तुम्हें आता हो, हम उस हिसाब से समझेंगे। इसको रचनात्मक आकलन कहा जाता है। तो ऑब्वियसली आखिरी सही है इसमें, और दूसरा सही है जिसमें एक्टिविटी भी करवा रहे थे। अगला देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो जोड़ते हैं ना, तो हाथ पे जोड़ते हैं। 5 + 2 1 2 3 4 5 2 और 6 7 होगा आंसर। ऐसे उंगलियों पे जोड़ते हैं ना। तो इसमें ऐसे बताया है कि 3 + 9 वो कैसे जोड़ेगा, 1 2 3 है, 1 2 3 और फिर 9 और है ना, तो 9 और जोड़ना है। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 बार जुड़ गया, आंसर 12 आएगा। ऐसे वो जोड़ते हैं उंगलियों पे। और 9 + 3 जब करते हैं तो वैसे जोड़ते हैं। 9 के बाद 3 संख्याएं 10 11 12। तो जब 3 के बाद 9 संख्याएं तो 9 तक चलते हैं, और जब 9 के बाद 3 संख्या करनी तो सिर्फ 10 11 12 कर देते हैं। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन इस 4 में से कौन सा सही है। पहला, बच्चों से कहो कि ऐसे मत सॉल्व किया करो, बहुत टाइम लगेगा, गलत तरीका है ये। दूसरा, छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्रम विनिमय का मतलब होता है A + B = B + A। तो बच्चा ये नहीं कर पाया ना, 3 + 9 अलग से जोड़ा, 9 + 3 फिर पूछा तो वो अलग से जोड़ रहा है, तो ये नहीं कर पा रहा है, तो ये बात सही है। अगली लाइन, छात्र को उंगलियों पर गिनने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह समस्या को हल करने की औपचारिक प्रणाली नहीं है। तो हतोत्साहित, डिस्करेज तो करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा, ये करेक्ट तरीका है, ऐसे ही करवाओ। तो अगेन मैंने बोला ना, ये ऐसे ही फिक्स हो गया ना कि यही पढ़ाना है, ये भी गलत है। तो ऑब्वियसली यही सही है कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, ये उसको समझाओ, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान सिखाने के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें गलत बताओ कौन सा है। पहला, पश्चिगामी रूप से हल करना, सवाल को पीछे से सॉल्व करना। दूसरा, चित्रात्मक निरूपण, सवाल का एक संबंधित एक फिगर बनाना। तीसरा, रटना। चौथा, ट्रायल एंड एरर, पहले एक तरीका लगाना फिर दूसरा तरीका लगाना। तो रटना कहाँ से सही हो सकता है, हम तो पहले ही बोले एनसीएफ तो बोल के रखा है ना, रटवाना नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा कि रटना नहीं है। अगला, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, पूर्णांकों की एक जोड़े को लिखो 3,4 मान लिए, हम खुद मान रहे, उसमें लिखा नहीं है, जिसका योगफल ऋणात्मक हो। तो 2 ऐसे नंबर लो जिनको जोड़ा जाए तो माइनस में आंसर आए, तो -3 -4
जोड़ दिए तो -7 आया ना। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के प्रकार दिए। पहला, खुले सिरे वाले प्रश्न। खुले सिरे का वाले प्रश्न का मतलब होता है कि जिनमें एक डेफिनेटिव आंसर हो ही नहीं। मतलब वो संख्याएं लिखो जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, जैसे सम संख्याएं लिखो, इवन नंबर्स लिखो। तो ये खुले सिरे का भी तो कितनी लिखोगे, जितनी भी चाहे लिखो। कोई 2 लिखेगा, कोई 5 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा। हमने तो क्या पूछा है, सम संख्याएं लिखो। तो ये खुले सिरे का हो गया, एक फिक्स आंसर नहीं है इसका। इसे रचनात्मक प्रश्न भी कहा जाएगा। अगला ऑप्शन है बंद सिरे वाले प्रश्न। 2 + 2 कितना होता है, ये बंद सिरे वाला प्रश्न। एक आंसर आएगा, जिसका नहीं आया उसका गलत है। तीसरा, स्मरण आधारित प्रश्न। तुम्हें याद करना पड़े, याद करना पड़ता है अगर, जैसे तो याद करना कैसे होगा, गणित में याद कहाँ क्या किया जाता है, a + b के होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का कोई तुमसे सूत्र पूछ दे तो याद कर होके होगा तो ही तो बताओगे। तो ये होता है याद करने वाले प्रश्न, स्मरण आधारित प्रश्न। और आखिरी होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो तुम्हारे सीटेट में आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें, तो उसने जो बच्चे से पूछा है कि 2 संख्याएं ऐसी चुनो जिनको जोड़ें तो नेगेटिव आए, ये किस प्रकार का हुआ, ये बंद हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको आप चुन सकते हो। ये याद करने वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है क्या, नहीं। 4 ऑप्शन कहाँ दिए, तो पहला ऑप्शन होगा खुले आंसर वाले, खुले सिरे वाले प्रश्न। अगर केवल मेरी सुन रहे हो ना तो बहुत कठिन होगी पेडागोजी पढ़नी तुम लोगों को बगल में प्रीवियस ईयर रखना पड़ेगा। अब आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कथन दिया है भयानक वाला, मैं पूरा कथन पढ़ूंगा। गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। मतलब अगर तुम्हें किसी को संख्या 5 समझानी है तो उसके सामने 5 केले रख दिए तुमने, तो केले रखना, उसको एक्चुअल वस्तु से उसको संख्या 5 का कॉन्सेप्ट समझाना है। अगली लाइन, हम जब 0 मिला देते हैं ना संख्याओं में तो हमें सब संख्याएं समझ में आ जाती हैं। इस संख्याओं के समूह में जब नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए जाते हैं तो फिर सारी संख्याएं समझ आती हैं, अब कोई संख्या बची नहीं है। ठीक है। और जब हम इसमें भिन्ने और जोड़ देते हैं तो भिन्ने भी समझ में आ जाती हैं। ये लिखा है कि पहले हम बच्चे को पॉजिटिव नंबर बताएंगे 2 3 4, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे, फिर माइनस जोड़ेंगे, फिर भिन्ने जोड़ेंगे। इस तरह से हम सब पढ़ा देंगे उसको। तो ये बताओ कि ये किस तरीके से पढ़ाना हुआ। पहला, रैखिक प्रबंध। दूसरा, पदानुक्रमिक स्वभाव। तीसरा, मूर्त स्वभाव। और चौथा, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना। अब एक एक ऑप्शन समझो। रैखिक, पहले चौथा ऑप्शन समझो, अमूर्त से मूर्त की ओर चलना। तो तुमसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले केले सबसे पहले रखे हैं, केले सबसे पहले रखे हैं। केले एक्चुअल में दिखते हैं तो वो मूर्त चीजें हुई। बाल विकास में मैंने बोला था जो दिखे वो मूर्त, जो सोचा जाए वो अमूर्त। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। मूर्त से अमूर्त लिखा होता तो ये सही होता। केले से संख्याएं, ओके, संख्याओं से केले पे कहाँ गए, तो ये ऑप्शन गलत है। गणित में संकल्पनाओं के केवल मूर्त को समझाया क्या? क्या तुमने नेगेटिव संख्याएं रखने के लिए भी केले रखे थे क्या? क्या भिन्नों को समझाने के लिए केलों को हिस्से कर दिए थे क्या? नहीं, नहीं किए तुमने, स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो ये भी गलत है। गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव यानी सीरियल से पढ़ाया क्या तुमने? नहीं, सीरियल से नहीं पढ़ाया। सीरियल से पढ़ाते तो -इन्फिनिटी, नेगेटिव अनंत से शुरू करते और +इन्फिनिटी तक जाते, तो ऐसा नहीं किया है हमने। तो रैखिक प्रबंध को समझाया क्या? हाँ, रैखिक प्रबंध को समझाया है।
संख्या रेखा नहीं बनाते हो, नंबर लाइन, उसी को बताया है। इस तरह से तुम्हारा 3 जनवरी का मैथ का पेपर हो गया है। आराम से समझो, अच्छे से पढ़ो, पेपर बगल में रख के पढ़ना, ठीक है, और तुम्हारा काम हो जाएगा।